Hello friends, welcome to my channel Pathway of Maths. Today in this video we will discuss complex analysis questions of GATE 2010 एग्जाम। अगर आप GATE 2011 से GATE 2019 तक एग्जाम के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। Before starting the video, I request you all to subscribe the channel and press the bell icon ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। Now let's start the video. The first question is let uxy is equals to 2x into 1 minus y for all real x and y. Then a function vxy so that function f of z equals to uxy plus iota vxy is analytic is. Function uxy की वैल्यू हमें गिवन है और फंक्शन एफ ऑफ जेड है हमारा u प्लस आयोटा v, वेयर u इज रियल पार्ट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड एंड v इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड। और फंक्शन एफ ऑफ जेड कैसा है हमारा एनालिटिक फंक्शन है। इस फंक्शन का हमें रियल पार्ट गिवन है, हमें फाइंड करना है इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा। तो ऑप्शन हमें गिवन है, ऑप्शन ए इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस होल स्क्वायर, ऑप्शन बी इज एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी इज एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन डी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फंक्शन uxy हमें गिवन है 2x इंटू 1 माइनस वाई मीन्स 2x माइनस 2xy। तो हम इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। ux आएगा 2 माइनस 2y एंड uy की वैल्यू आएगी माइनस 2x। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फंक्शन एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, तो v की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मिलने सिम्पसन्स मेथड यूज करते हैं। क्या होता है वह फॉर्मूला, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ux at z0 माइनस आयोटा uy z0 विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन dz होगा प्लस में कांस्टेंट c आएगा, वेयर ux इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड uy इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y u विद रिस्पेक्ट टू y। अब ux और uy की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है। ux में हमें क्या पुट करना है, x को z पुट करना है और y को 0। तो x को z और y को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से ux की वैल्यू क्या बचेगी 2 माइनस आयोटा uy में पुट करना है x को z और y को 0, x को z और y को 0 पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस 2z, एक माइनस बाहर है तो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन dz प्लस c। सो एफ ऑफ जेड इंटीग्रेट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू z, तो यहाँ से इंटीग्रेशन बनेगा 2z और यहाँ पे z का इंटीग्रेशन आएगा z स्क्वायर बाय 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस में कांस्टेंट c। तो जो फंक्शन एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2z प्लस आयोटा z स्क्वायर प्लस c। अब जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो हमारा फंक्शन क्या है u प्लस आयोटा वी, तो एफ ऑफ जेड को हमने पुट किया u प्लस आयोटा वी और यहाँ पे जो z है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो z की वैल्यू क्या होगी, जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z है उसकी वैल्यू होगी x प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे हम z को पुट करेंगे x प्लस आयोटा वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो z को पुट किया हमने x प्लस आयोटा वाई, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सिंप्लीफाई किया तो जो टर्म आई है वो 2x प्लस 2 आयोटा वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2xy और c कोई भी कांस्टेंट है तो हमने इसको ले लिया c आयोटा। ठीक है, अब हमें फंक्शन f ऑफ z का इमेजिनरी पार्ट v फाइंड करना था, तो v फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड इक्वेट करेंगे इमेजिनरी पार्ट्स। तो इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करेंगे तो यहाँ से तो वैल्यू आ जाएगी vxy और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो वो क्या आएगा, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ से 2y और प्लस में कांस्टेंट c। अब c कोई भी कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये, तो c को हम पुट कर सकते हैं वैल्यू माइनस 1, तो c को हमने रखा माइनस 1, तो vxy की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। सो एक्स स्क्वायर यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो टर्म बनी है वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y और किसकी वैल्यू होती है y माइनस 1 होल स्क्वायर की। तो जो फंक्शन vxy है मीन्स जो फंक्शन एफ ऑफ जेड का इमेजिनरी पार्ट आया उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस होल स्क्वायर ऑप्शन ए है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा आंसर ए, ऑप्शन ए इज आंसर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज लेट एफ ऑफ जेड be analytic function on domain D where D is z belongs to C such that mod z minus 1 is less than 1 such that value of function f of z at 1 is equals to 1 and if f of z equal to f of z square for all z belongs to this domain D then which of the following statement is not correct। हमें फंक्शन f of z एनालिटिक दिया हुआ है डिस्क D में और डिस्क D है हमारी mod z minus 1 less than 1
और 1 पे वैल्यू फंक्शन की आती है 1, और फंक्शन एफ ऑफ जेड किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड स्क्वायर इस डोमेन के हर पॉइंट पर दोनों इक्वल है, मीन्स दोनों एग्री करते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी। ऑप्शन ए इज एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड होल स्क्वायर फॉर होल जेड बिलोंग्स टू डी। ऑप्शन बी इज एफ ऑफ जेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एफ ऑफ जेड for whole z belongs to C. Option C is f of z cube equal to f of z whole cube for whole z belongs to D. And option D is f dash 1 equal to 0. अब हमें फंक्शन एफ ऑफ जेड कैसा था, गिवन था एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए इस डिस्क डी पे और 1 पे वैल्यू फंक्शन की 1 आनी चाहिए। तो हमने फंक्शन एफ ऑफ जेड को सपोज कर लिया, इसकी वैल्यू ले ली हमने 1, एफ ऑफ जेड 1 ले लिया। क्लियरली ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो एनालिटिक होगा इस डिस्क डी में और 1 पे वैल्यू फंक्शन की 1 भी आएगी। ऑल्सो जो सेकंड कंडीशन हमें दी हुई थी एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड स्क्वायर, वो भी सेटिस्फाई हो रही है इस फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 के लिए। तो जो एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 है वो हमारी सारी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब देखते हैं कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 के लिए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी कंडीशन ट्रू नहीं है। अब देखते हैं, तो क्लियर देखो अगर एफ ऑफ जेड 1 हो तो एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड होल स्क्वायर हमेशा ट्रू होंगे, तो ऑप्शन ए तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो एफ ऑफ जेड बाय 2 निकालें, उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। और हम राइट हैंड साइड सोल्व करें 1/2 इंटू एफ ऑफ जेड, तो 1/2 एज इट इज और एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 1/2 एफ ऑफ जेड आ जाएगा 1/2। तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि जो एफ ऑफ जेड बाय 2 की वैल्यू आई है, लेफ्ट हैंड साइड तो 1 आई है और राइट हैंड साइड आई है 1/2, तो एफ ऑफ जेड बाय 2 नॉट इक्वल्स टू हो गया 1/2 एफ ऑफ जेड के लिए। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली बाकी जो ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे फॉर द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1। तो जो हमें फाइंड क्या करना था, इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट है हमारी जो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी की स्टेटमेंट। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं गेट 2010 एग्जाम का। Let I is equals to integration along curve C f of z upon z minus 1 z minus 2 dz, where function f of z हमें given है sin pi z by 2 plus cos pi z by 2 and C is the curve mod z equal to 3 oriented in anti-clockwise direction। तो हमें फाइंड करनी है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू I की वैल्यू कर्व C के अलोंग हमारी क्या आएगी। ऑप्शन हमें गिवन है, ऑप्शन A is 4 pi iota, ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन सी इज -2 पाई आयोटा एंड ऑप्शन डी इज -4 पाई आयोटा। जो कर्व सी है वो हमारी क्या है, सर्कल मोड जेड इक्वल्स टू 3। तो सर्कल हम बनाएंगे मोड जेड इक्वल टू 3, सेंटर इसका 0 है और रेडियस क्या है इसकी 3, तो ये हमारी सर्कल सी बनेगा। अब हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इंटीग्रल में हम देखते हैं जो डिनोमिनेटर टर्म है वो है z - 1 इंटू z - 2। तो यहाँ से डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो जो z की वैल्यूज आएंगी वो हमारी आएगी z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 2। तो z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2 दोनों ही इस फंक्शन के लिए सिंगुलरिटी है और दोनों कैसी सिंगुलरिटी है, सिंपल पोल है और दोनों ही सिंगुलरिटी हमारे इस कर्व के अंदर लाई कर रही है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए कोशी रेसिड्यू थ्योरम को यूज करेंगे। सो बाय कोशी रेसिड्यू थ्योरम जो इस इंटीग्रल की वैल्यू बनेगी वो क्या आ जाएगी, 2 पाई आयोटा इंटू कोशी रेसिड्यू थ्योरम में कैसे फाइंड करते हैं किसी इंटीग्रल की वैल्यू, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज एट फाइनाइट सिंगुलरिटीज विच लाई इनसाइड द सर्कल सी। अब हमारी सिंगुलरिटीज z इक्वल टू z1 और z इक्वल टू 2 दोनों फाइनाइट हैं और दोनों कर्व सी के अंदर लाई कर रही हैं, तो हम कोशी रेसिड्यू थ्योरम से दोनों के रेसिड्यू इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या बनेगी, 2 पाई आयोटा इंटू रेसिड्यू फंक्शन एफ ऑफ जेड एट z इक्वल टू 1 प्लस रेसिड्यू फंक्शन एफ ऑफ जेड एट z इक्वल्स टू 2। अब दोनों सिंपल पोल हैं तो रेसिड्यू हम फाइंड करेंगे फंक्शन का, सिंपल पोल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 पे क्या होगा, लिमिट z टेंड्स टू 1 z - 1 इंटू एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमारी है sin पाई z बाई 2 प्लस कोस पाई z बाई 2 डिवाइडेड बाय z - 1 इंटू z - 2। z - 1 से z - 1 कैंसिल हो जाएगा और इस टर्म में z को हम पुट करेंगे 1, तो रेसिड्यू आ जाएगा फंक्शन एफ ऑफ जेड का z इक्वल टू 1 पे -1। सिमिलरली फंक्शन एफ ऑफ जेड का रेसिड्यू फाइंड करेंगे z इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ पे लिमिट बनेगी z टेंड्स टू 2 z - 2 इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट की, z - 2 से z - 2 कैंसिल हुआ, तो जो बाकी की टर्म है उसमें हम पुट कर देंगे z को 2, तो रेसिड्यू आ जाएगा z इक्वल टू 2 पे फंक्शन एफ ऑफ जेड का -1।
दोनों पोल्स पे हमने रेजिड्यू फाइंड कर लिया। अब दोनों पोल्स पे जो रेजिड्यू की वैल्यू आई है वो हम इस रिजल्ट में यहाँ पे यूज कर देंगे, z इक्वल टू 1 पे भी और z इक्वल टू 2 पे भी। तो हम इस फंक्शन की इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो पुट करने के बाद वैल्यू आएगी, जो इंटीग्रल आई की वैल्यू बन जाएगी 2 पाई आयोटा, दोनों रेजिड्यूज की वैल्यू हम पुट करेंगे z इक्वल टू 1 पे और z इक्वल टू 2 पे। तो 2 पाई आयोटा रेजिड्यू की वैल्यू पुट की -1 इंटू -1, तो -2 इंटू -4 पाई आयोटा। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। नाउ देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। लेट समेशन एंड रनिंग फ्रॉम -infinity to infinity b and zn with the Laurent series expansion of function f of z। फंक्शन हमें गिवन है 1/z इंटू साइन हाइपरबोलिक z एंड मॉडुलस ऑफ z लाई बिटवीन 0 to 2 पाई। तो हमें देखना है इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए इज b-2 पे वैल्यू 1 आएगी, b0 की वैल्यू -1/6 एंड b2 इज 7/360। ऑप्शन बी इज b-3 इक्वल्स टू 1, b-1 इक्वल टू -1/6 एंड b1 इक्वल टू 7/360। ऑप्शन सी इज b-2 इक्वल टू 0, b0 इक्वल टू -1/6, b2 इक्वल टू 7/360। ऑप्शन डी इज b0 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू -1/6 एंड b4 इक्वल टू 7/360। ये फंक्शन एफ ऑफ जेड हमें गिवन है और ये बी एंड जेड एन समेशन रनिंग फ्रॉम -infinity to infinity, ये क्या है इस फंक्शन की लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। तो हमें इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू देखनी है कि कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या आएगी और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन एफ ऑफ जेड का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। हम देखो फंक्शन एफ ऑफ जेड है हमारा 1/z इंटू साइन हाइपरबोलिक z। साइन हाइपरबोलिक z की वैल्यू क्या होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म्स में, e रेज़ टू पावर z माइनस e रेज़ टू पावर माइनस z डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय में है z। तो ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो एफ जेड बन जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाय z इंटू e रेज़ टू पावर z माइनस e रेज़ टू पावर माइनस z। तो यहाँ पे हमने e रेज़ टू पावर z और e रेज़ टू पावर माइनस z दोनों की एक्सपेंशन यूज की है। इसमें से जो इवन पावर वाली टर्म्स है वो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो टर्म्स बचेगी हमारे पास वो और पावर्स वाली टर्म्स बचेंगी। तो यहाँ से जो एफ ऑफ जेड आ जाएगा वो 2 डिवाइडेड बाय, और सारी टर्म्स दो 2 कॉमन ले लेंगे, 2z हम यहाँ से डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेंगे तो अंडर टर्म बचेगी हमारी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फंक्शन एफ ऑफ जेड स्क्वायर इंटू 1 प्लस, अब जो ये टर्म है ये डिनोमिनेटर में आ रहे हैं और यहाँ पे अब यूज करेंगे हम बायनोमियल एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, 1 माइनस जेड रेज टू पावर माइनस 1 का, और इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू सो। तो ये एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एफ ऑफ जेड आया 1/z स्क्वायर और यहाँ पे z के प्लेस पे हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पे प्लस है और अच्छा प्लस हो तो यहाँ पे जो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आती है, 1 फर्स्ट टर्म आएगी प्लस की, तो सेकंड टर्म आएगी माइनस की, फिर थर्ड टर्म प्लस की, फिर नेक्स्ट टर्म माइनस की एंड सो। तो यूज करते हैं ये एक्सपेंशन हम यहाँ पे। तो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1/z स्क्वायर 1 माइनस, सेकेंड टर्म आएगी माइनस साइन के साथ, सेकेंड टर्म हमारी ये तो ये आएगी माइनस साइन के साथ, फिर प्लस, नेक्स्ट टर्म आएगी जेड स्क्वायर तो ये बन जाएगा नेक्स्ट टर्म इस टर्म का स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z स्क्वायर इंटू 1 माइनस। इसको सिंप्लीफाई किया हमने टर्म्स को, एफ ऑफ जेड को फैक्टोरियल्स की वैल्यू पुट की नीचे डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई करके जो एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 1/z स्क्वायर माइनस 1/6 फिर प्लस थर्ड टर्म आई है 7/360 इंटू जेड स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन एफ ऑफ जेड का टर्म आई है हमारे पास, ये क्या आ गया है, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है फंक्शन एफ ऑफ जेड का इन पावर्स ऑफ जेड। अब हमें देखो जो हमें गिवन था वो क्या गिवन था कि जो ये एक्सपेंशन है ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है फंक्शन एफ ऑफ जेड की। तो यहाँ से देखो अगर हम यहाँ पे n को 0 पुट करें, n को 0 पुट करेंगे तो b0 z0 मीन्स ये टर्म बचेगी। तो यहाँ से देख सकते हैं जो b0 बनेगा वो कांस्टेंट टर्म बनेगी एफ ऑफ जेड के लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में। फिर हम यहाँ पे z को जब 1 पुट करेंगे, z को 1 पुट करेंगे तो बनेगा b1 z1 मीन्स जो z1 का कोफिशिएंट होगा वो b1 की वैल्यू होगी। ऐसे ही z को जब 2 पुट करोगे तो b2 आएगा, तो जो b2 बनेगा वो बनेगा z स्क्वायर का कोफिशिएंट। और अगर हम n को -2 पुट करेंगे मीन्स b-2
तो z माइनस 2 बनेगा, मीन्स b माइनस 2 डिवाइडेड बाय इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय जेड स्केयर। तो जो b माइनस 2 है वो किसकी वैल्यू होगी, 1 बाय जेड स्केयर के कोफिशिएंट की। तो हम जो हमारा एक्सपेंशन आया है उससे कोफिशिएंट फाइंड करते हैं और देखते हैं कि जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू क्या आती है। तो देखो यहाँ से जो बी नोट है वो हमारी क्या बनेगी, कांस्टेंट टर्म बनेगी लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन और फंक्शन एफ ऑफ जेड की। और इस फंक्शन में इसकी जो एक्सपेंशन आई है इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, -1/6। तो जो बी नोट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1/6। और देखो यहाँ से जेड स्केयर का कोफिशिएंट है, जेड स्केयर का कोफिशिएंट है 7/360। तो जेड स्केयर का कोफिशिएंट बनेगा क्या हमारा b2, तो b2 की हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7/360। और कौन सी टर्म है, 1 बाय जेड स्केयर की। तो 1 बाय जेड स्केयर का ऑप्शन क्या है यहाँ पे 1, और लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन से जो 1 बाय जेड स्केयर का कोफिशिएंट होगा वो हमारा होगा b माइनस 2। तो b माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी 1। तो अब देखते हैं b माइनस 2 हमारा 1 आया है, b2 की वैल्यू 7/360 आई है और b नोट की वैल्यू है हमारी -1/6। तो ये कौन से कोफिशिएंट्स है, देखो b माइनस 2 1 है, b नोट -1/6 है और b2 है 7/360। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आएगा, आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा आंसर ए। सो ए इज द आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ गेट 2010 एग्जाम इज under the transformation w is equals to square root of 1 minus iota z divided by z minus iota. The region D, where D is z belongs to C, mod z is less than 1, is transformed to. Option A is z belongs to C, such that argument z lies between 0 to 2 pi. Option D is z belongs to C, such that argument z lies between -pi to 0. Option C is z belongs to C, such that argument z lies between 0 to pi by 2 or pi to 3 pi by 2. And option D is z belongs to C, such that argument z lies between pi by 2 to pi or 3 pi by 2 to 2 pi. हमें मैपिंग गिवन है तो हमें फाइंड करना है कि इस रीजन D की इमेज क्या आएगी इन चारों ऑप्शंस में से। देखते हैं सॉल्यूशन। W हमें गिवन है, ये वैल्यू है W की, तो यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो W स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा। यहाँ से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ w। तो z की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आयोटा w स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस w स्क्वायर। अब जो रीजन हमें गिवन था, रीजन डी हमारा क्या था, z बिलोंग्स टू c सच दैट मॉडुलस ऑफ z लेस देन 1। तो रीजन है हमारा मोड z लेस देन 1 और z की वैल्यू ये है हमारे पास। तो इस रीजन में हम z को ये पुट करेंगे तो हमारी क्या बनेगी, आगे वैल्यू क्या बनेगी, z की वैल्यू हमने यहाँ पुट की तो मोड z लेस देन 1 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, z को पुट करने के बाद मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा w स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस w स्क्वायर इज लेस देन 1। तो मोड सेपरेट कर सकते हैं, डिवाइड में है, और इस टर्म को वहां लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा w स्क्वायर इज लेस देन मॉडुलस ऑफ आयोटा प्लस w स्क्वायर। वे जो वैल्यू है w की वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है u प्लस आयोटा, तो v w को पुट किया u प्लस आयोटा v। तो इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं हम, यहाँ पे u प्लस आयोटा v का होल स्क्वायर खोलते हैं तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर प्लस 2 आयोटा u v बनेगा। ऐसे यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया, फिर हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया। रियल पार्ट बनेगा 1 माइनस 2 u v प्लस आयोटा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। इस टर्म का मॉडुलस ऐसे हमने राइट हैंड साइड में सॉल्व किया है। दोनों साइड हमने मॉडुलस फाइंड किया, मॉडुलस निकाला, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो जो टर्म्स हमारी आई है वो आई है 1 माइनस 2 u v होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होल स्क्वायर लेस देन, यहाँ से टर्म आएगी यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 u v होल स्क्वायर। ये वाले टर्म यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो फर्स्ट यहाँ से फर्स्ट टर्म बचेगी और यहाँ से सेकेंड टर्म। इनके होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास टर्म्स बचेंगी वो आ जाएगी हमारी, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, यहाँ पे राइट हैंड साइड में होल स्क्वायर ओपन किया तो 1 से 1 कैंसिल होगा, 4u स्क्वायर वी स्क्वायर से 4u स्क्वायर वी स्क्वायर। जो टर्म्स इन दोनों को सॉल्व करके आएगी वो आ जाएगी 8 इंटू यू वी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 डिवाइड में जाएगा 0 बनेगा, तो यू वी मीन्स u और v की वैल्यू आ जाएगी, u और v का दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो जो ये रीजन था मोड z लेस देन 1, तो इस रीजन की हमारी इमेज क्या आ गई, यू वी इज ग्रेटर देन 0 मीन्स u और v का दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है।
तो जो इमेज बनी है रीजन डी की वो हमारी क्या आएगी, देखो क्योंकि u और v दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो u और v ग्रेटर देन 0 कब हो सकते हैं, जब या तो वो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट, या तो पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो या फिर पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का हो। तो इसका मतलब uv ग्रेटर देन 0 बनेगा, तो जो दोनों के uv का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग रीजन आएगा वो हमारा क्या आया है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आया है या थर्ड क्वाड्रेंट आया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो आर्ग्यूमेंट z है, मीन्स जो थीटा है वो हमारा 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा थीटा है वो पाई से 3π/2 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब जो इस रीजन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग रीजन आएगा वो क्या आ जाएगा, z बिलोंग्स टू C such that argument z lies between 0 to π/2 और argument z lies between π to 3π/2। सो दो आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन हमारा C था, सो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन C। So this is the solution of GATE 2010 exam. If you like the video, then share it with your friends. Thanks for watching.